नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें अगर लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आए हैं तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, वीडियो का टॉपिक है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस फाइल किया जाता है उसकी क्या टाइम लिमिट है, कभी भी फाइल किया जा सकता है क्या डोमेस्टिक वायलेंस का केस, या फिर उसकी कोई सीमा होती है फाइल करने की। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा है 498 का, जिसमें मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिस्कस किया है, उसमें 498 की केस में एक माननीय हाई कोर्ट ने 3 साल के बाद फाइल की गई 498 को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया था। उस माने कि उस डिसीजन को, माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित ठहराया था, ठीक ठहराया था। तो वो जजमेंट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप उसे भी, उस वीडियो को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस। मान लीजिए आप कई बार ऐसे हो देखा गया है कि जो एग्रीवेट पर्सन है, एग्रीवेट पर्सन माने कि यानी कि वाइफ, अगर वो कई बार 2 साल 3 साल से अलग रह रही हैं और वो 498 के केस के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस और 125 सीआरपीसी का केस भी लगा देती हैं, तो अब क्या कानूनी विकल्प बचता है। देखिए, अगर आपने सुना है तो कई बार सुनने को आया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है 1 साल के बाद नहीं लगाया जा सकता है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो 1 साल के बाद नहीं लगाया जा सकता, क्या ये कानूनी तौर पे रूप पे लिखा हुआ है कहीं? देखिए, मैंने पूरा एक्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द वायलेंस फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस है, इसमें कहीं इंडेक्स में आप देखेंगे लिमिटेशन का कहीं जिक्र नहीं है। वैसे अगर इवन आप आरटीआई भी कोई फाइल करते हैं तो उसकी भी तय सीमा होती है। 30 दिन तक आप फर्स्ट अपील फाइल करेंगे और 90 दिन के अंदर सेकंड अपील फाइल करेंगे। 30 दिन के बाद फर्स्ट अपील फाइल करेंगे और जो सेकंड अपील है वो 90 दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करनी होगी। उसके बाद नहीं तो फिर टाइम बैरिड हो जाती है। फिर अगर उसके बाद भी कोर्ट, मतलब जो कमीशन है, एडमिट तभी करता है अगर कोई कंडोनेशन ऑफ डिले या पर्याप्त रीजंस बताने होंगे कि क्यों नहीं 90 दिन तक आप नहीं फाइल कर सके। तो देखिए, हर जो भी सेक्शन बना होता है, लीगल जो कानून बना होता है, उसके एक लिमिटेशन होती है। किसी भी ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है। इवन अगर आप अपील भी फाइल कर रहे हैं किसी हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी तय सीमा होती है 90 दिन। स्पेशली पिटीशन अगर आप फाइल करते हैं तो सिमिलरली अब अगर कोई जो रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के पास ही, तो उसकी तय सीमा 30 दिन है। इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी स्पेशली पिटीशन फाइल करते हैं तो उसकी भी तय सीमा होती है 30 दिन। तो अगर कईयों की लिमिटेशन नहीं डिफाइंड होती है तब भी कोर्ट डिले एंड लेजिस्लेट एप्लीकेशन को, जो पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। तो अब ये तो देख था कि वो तो था जनरल डिस्कशन का। अब हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आते हैं। इसमें देखिए कि पूरे से जो एक्ट है उसमें कहीं नहीं लिखा लिमिटेशन के बारे में कि ये लिमिटेशन क्या है। लेकिन अगर हम इस सेक्शंस को थोड़ा ध्यान से गौर करेंगे, अगर हम इस सेक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें लिमिटेशन अंदर ही हम इसे एनालाइज कर सकते हैं, लिमिटेशन कहाँ है ये। अगर मान लीजिए 2 साल बाद अगर कोई 5 केस लगाती है तो लिमिटेशन के आधार पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस को खारिज करवाया जा सकता है, नहीं तो क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन हाई कोर्ट में भी मतलब कैंसिल करवाया जा, मतलब क्वैश कराया जा सकता है। अगर ना भी हो पाए तो फिर एविडेंसेस के टाइम जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो तब भी रिलीफ लेने से रोका जा सकता है। अननेसेसरी जो इलीगल रिलीफ्स ली जा रही हैं उसके अगेंस्ट भी ये कानूनी तौर से इसमें एप्लीकेबल होगा। तो अब मैंने बताया था, देखिए जैसे कि बताया कि कोई डेफिनेशन यहाँ पे पूरे एक्ट के अंदर कहीं नहीं लिखी है कि लिमिटेशन कितनी है। लेकिन हम इस सेक्शंस को अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें खुद ही पता लगा सकते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। अगर हम सेक्शन 31 को हम पढ़ें ध्यान से, पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन बाय द रिस्पोंडेंट। अब सेक्शन 31 को हम डिटेल में जाते हैं, इसमें लिखा क्या था सेक्शन 31 का। सेक्शन 31 को अगर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे तो हम खुद ही पता लगा लेंगे इसकी लिमिटेशन क्या है, और इस लिमिटेशन को हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम इसका हम ग्राउंड उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। अब ब्रीच ऑफ द प्रोटेक्शन ऑर्डर, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब देते हैं सेक्शन 18 के तहत, or of the interim protection by the respondent shall an offense under this act shall be punishable for the imprisonment for either of a description of a term
which may extends to 1 year or with fine which may extends to 20,000 और with both। तो मतलब अब सेक्शन 31 से ये पता चलता है कि अगर कोई रिस्पोंडेंट है उस ऑर्डर को ब्रीच कर देता है, मतलब उस ऑर्डर को वायलेट कर देता है, तो मजिस्ट्रेट के पास है उसको पीनल पनिशमेंट देने की। उसकी जो सीमा, अधिकतर सीमा है जो प्रोटेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत बनाई गई है, वो है मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर से ज्यादा नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सजा है वो 1 साल तक, 1 साल तक की बताई हुई है। जो इन्हीं के 1 साल ही है, 6 महीने भी हो सकती है, 3 महीने भी हो सकती है, लेकिन 1 साल से ज्यादा सजा देने की मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है देने की। तो अगर हम इसको इस सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के जो सेक्शन 468 के अंदर जाते हैं। देखिए ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बनाया। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसमें इस सेक्शन में डिफाइन किया लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब इस सेक्शन 468 को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, बार टू टेक कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन। अब क्या मतलब, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस कोड, नो कोर्ट shall take cognizance of offense of the category specified in subsection 2 after the expiry period of the limitation। तो देखिए अब जो पीनल प्रोविजंस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, प्रोसीडिंग्स जो बेशक सिविल इन नेचर होती हैं, लेकिन जो पीनल प्रोविजंस जब लगते हैं तब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत मजिस्ट्रेट की पावर आ जाती है। जो मजिस्ट्रेट की जो पावर है, जब पीनल एक्शन लेता है तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही वो उसमें उनकी जो पावर आ जाती है। तो फिर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उनको चलना पड़ेगा जब वो पीनल एक्शन ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो सिविल रेमेडी ले रहे हैं, बल्कि पीनल एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पे बता रखा है पार्ट 2 पे आप ध्यान से लीजिए, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी 6 months if the offense is punishable with fine only। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी ऑफेंस है उसकी जैसे फाइन है 250 रुपया, 500 रुपया, 10,000, 5,000, अगर वो फाइन नहीं देते हैं तो मैक्सिमम जो इसकी जो लिमिटेशन है वो 6 months है। मतलब अगर आप कल को उस केस 1 साल बाद कोई डालते हैं तो वो टाइम बैरिड गिना जाएगा। 6 महीने तक की जो सीमा बता रखी है, फ्रॉम द डेट फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस, तो वो 6 महीने तक की इसकी सीमा है। 6 महीने के बाद कोई भी ऐसा केस कोर्ट में डालते हैं जिसमें पेनल्टी से फाइन किया, वो 6 महीने से ज्यादा के बाद आप फाइल नहीं कर सकते हैं लिमिटेशन के हिसाब से। अब यहाँ पे बता रखा है 1 year if the offense is punishable with imprisonment for a term not exceeding 1 year। तो अब यहाँ पे साफ साफ डिफाइंड हो गया कि जो 1 साल तक की जिसकी सजा है उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 1 साल तक का ही है। ठीक है जी। तो अब ये सेक्शन अपने आप ही क्लैरिफाई कर रहा है, अगर कोई वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फाइल करती हैं 498 के साथ, तो वो कैसे इस प्रोविजंस के तहत सेक्शन 31 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट रीड विद सेक्शन 468 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत पार्ट 2B के तहत ये टाइम बैरिड गिना जाएगा। तो वाइफ जो है कोई जो भी रिलीफ ले रही है इस सेक्शन के अंतर्गत वो रिलीफ नहीं ले सकती है। तो ये लीगल प्रोविजंस है, इसमें कोई जजमेंट्स की जरूरत नहीं है। जजमेंट्स की जरूरत तब होती है जब कोई एक्सप्रेस प्रोविजंस लॉ के अंदर डिफाइंड ना हो। जब लॉ एक्सप्लेनेबल है, एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसमें बाइंडेड बाय द लॉ है। जो भी कोर्ट में जज बैठे होंगे, मजिस्ट्रेट बैठे होंगे, उनको इनके कानूनी तौर पे इनको एप्लीकेशन को किसी कानूनी तौर से डिस्पोज करनी होगी। तो ये चीज डोमेस्टिक वायलेंस केस का रीड विद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का प्रोविजन साफ साफ क्लेरिफाई करता है कि 1 साल के बाद कोई भी पिटीशन डाली जा रही है तो वो लीगली मेंटेनेबल नहीं है, वो एक टाइम बैरिड है। अब सवाल उठता है कि कैसे किया जा सकता है इस पिटीशन का। देखिए अब डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला जाएगा, अगर उसमें एलिगेशंस इस तरह की है जो साबित कर रही है कि कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन है, तो हो सकता है फिर अगर आप हाई कोर्ट जा रहे हैं उसको क्वैश कराने के लिए, तो हाई कोर्ट उनको क्वैश करने से मना कर सकता है। लेकिन तब भी लॉ सेम ही रहेगा। जब आर्गुमेंट्स का पार्ट आएगा तो ये इशू उठाया जा सकता है और ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन के तौर पे ही एप्लीकेशन को डिस्पोज या डिसमिस किया जा सकता है। ये था देखिए थोड़ी सी जानकारी वर्धक वीडियो था ये आपके लिए, मैंने बनाया है आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के समय समय पे वीडियोस आपके समक्ष आते रहे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।